इमरान खान साहब के ऊपर जो अटैक हुआ, इससे पहले ही आप प्रिडिक्ट कर चुके थे राइटली। इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि उसकी जो FIR है वो वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला के साथ साथ ISI के एक अफसर के ऊपर भी कराई जाए। आप समझते हैं कि ये इक़दाम इमरान खान साहब का दुरुस्त है? जो तीनों अफराद हैं उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। एक तो ये फरमा दें, दूसरा ये फरमाएं कि इमरान खान साहब की एस्टैब्लिशमेंट से सुलह के लिए भी आप कोशिशें कर रहे थे, वो कोशिशें किस नुक्ते पे आप आकर रुके? देखिए जी, जहाँ तक एस्टैब्लिशमेंट का ताल्लुक है तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ ना वो कोई गैर आइनी हम डिमांड कर रहे थे, ना वो कोई गैर आइनी इक़दाम कर रहे थे। हम यहाँ तक आ गए थे। ठीक है, दो इदारों का असर रसूख और इज्जत है, एक सुप्रीम कोर्ट और एक फ़ौज। उस असर रसूख से वो पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर स्टेबिलिटी और साथ बिठा देते, उनसे वो कहा जा रहा था। लेकिन जब रात को एक चीज़ सही हो जाती थी तो सुबह के दिन क्यों ख़राब हो जाती? कौन से वो लोग थे जो ये बात फीड करते थे और कैसे फीड करते थे और क्यों फीड करते थे कि चीज़ें ख़राब हो जाती थी? इसी तरीके से जिस ISI के सीनियर ऑफिसर की बात आप कर रहे हैं, कहीं मीडिया बीट ना कर दे जनरल फैसल की, तो एक आप किसी को जानते हैं कराची से और उस अफसर, एक गैरतमंद अफसर है, एक गैरतमंद आदमी, उसने अमन के लिए पाकिस्तान के हर जगह पे काम किया, चाहे वो कराची हो चाहे वो बलूचिस्तान हो। और मैंने खान साहब को जाके ये बात की और मैंने मशवरा दिया कि आप हर चीज़ को डायरेक्टली डील करें। आप लीडर हैं, आपको लोग प्यार करते हैं, तो जो लोग आपने सांप भेजे वो तो अपना रिज्यूमे लेके जा रहे हैं कि जी हमें वज़ीर-ए-आज़म बना दे और इमरान खान बुरा है। और वो मिसअंडरस्टैंडिंग मैंने क्लियर की और इमरान खान साहब हमेशा की तरह उन्होंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा सर मैं कल मुलाकात आपकी करवा देता हूँ। तो जब मैंने जनरल साहब से बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी कमांड मुल्क में नहीं है, मेरे बॉसेस, मेरे पास अप्रूवल नहीं है। अब जब वो आ जाएंगे, अप्रूवल मिल जाएगी तो मैं मिल लूँगा। जी, मेरी बात। मैंने ये बात इमरान खान साहब को जब सुबह जाके की कि उनके बॉसेस यहाँ मौजूद नहीं है, तो वो जब आ जाएंगे अप्रूवल मिल जाएगी तो आपसे मिल लेंगे। तो इमरान खान साहब को उससे पहले दो खास में से एक खास ने फीड किया अपने खास मकासद के लिए और उन्होंने मुझे कहा ये तो पार्टी तोड़ने आया, ये यूं भी है, ये यूं भी है, फलाना भी है, ढमाका भी है। तो मैंने खान साहब को कहा कि खान साहब आपको तो इतनी डिटेल्स पता ही नहीं होती, आप तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं, आपको तो आप इन चीज़ों पढ़ते ही नहीं। हम तो उनको गाड़ी में लेके जब वज़ीर-ए-आज़म से पहले जाते थे तो हम खुद कहते थे सर इस दुकान में चले जाएं, तो आप तो ये भी नहीं पूछते थे दुकान में सिक्योरिटी क्या है, कौन बैठा हुआ है, क्या कर रहा है। आप तो मस्त आदमी है, मौला आदमी है, अल्लाह ताला के ऊपर अपना तवक्कुल रखने वाले आदमी है। तो ये सब फीड कौन दे रहा था कि मुखालफत और ये लड़ाई का पे फायदा क्या होना था? जिसको फायदा होना था और हमारी पार्टी में जिनको फायदा वो हम आएंगे। और उसके बाद इन लोगों की बदौलत ये दो खास और तीन सांप और कीड़ों की वजह से हमारे मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हमारे इदारों को नुकसान हुआ है, मेरी पार्टी को नुकसान हुआ है, मेरे चेयरमैन को नुकसान हुआ है। और उसके ऊपर सो मच सो के ताने बाने अरशद शरीफ के कत्ल से भी जाके मिल जाते हैं। That's not acceptable. We'll fight till the end. अच्छा फैसल भाई, एक क्वेश्चन सामने आता है कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके खिलाफ पार्टी लेवल पे कार्रवाई हुई, एक्शन हुआ, आपके साथ कौन खड़ा रहा इस मामले में? क्या ये गलत फहमी की बुनियाद पे कार्रवाई थी जो पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन हुआ और आप इसको चैलेंज कर रहे हैं? क्या पार्टी लेवल पे लेके जा रहे हैं दूसरी, या आपने एक्सेप्ट कर लिया ये फैसला? और दूसरी बात ये है कि ये लॉन्ग मार्च के हवाले से अब क्या मालूमात है, क्या होने जा रहा है? देखिए, जहाँ तक पार्टी का जो मुझे टर्मिनेशन ऑर्डर है, क्योंकि उसमें मेरे चेयरमैन इमरान खान साहब का साइन है टर्मिनेशन पे, तो मैं चेयरमैन साहब के फैसले को बैक करता हूँ और मेरी इस्तकात नहीं है कि मैं उनके आगे उसको चैलेंज करूँ या खड़ा हूँ। चेयरमैन साहब का साइन हो गया, मुझे उन्होंने मेडल दे दिया मेरी वफादारी का और ईमानदारी का, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। उससे पहले जो मुझे नोटिस इशू हुआ था कि मैं उसका जवाब दूँ, तो वो अल्लाह तरलों से तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी हाथ नहीं मिलाया, ना मैं कभी समझता रहा पार्टी में कुछ और आज भी कुछ नहीं समझता, तो मैंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। इमरान खान साहब निकालने के बावजूद भी कभी ज़िंदगी में सवाल करेंगे, मैं हाजिर हूँगा जवाब देने की। उनको मेरी ज़रूरत आधी रात को अगर खुदा न खास्ता होगी तब भी मैं करूँगा। और कभी कभार आप ठीक काम करके निकल जाते हैं, 5-10 साल बाद आदमी को रियलाइज़ होता है कि उसने मेरे लिए सही किया था। जब रियलाइज अगर हुआ तो ठीक है, लेकिन मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या कोई PDM का हिस्सा बनने नहीं जा रहा। अच्छा, आप कहते हैं कि इमरान खान अपने जो करीबी लोग हैं उन पर जल्दी भरोसा कर जाते हैं? नहीं, मैं आपको उसका डिक्लेयर कर दूँ, 4 वजीरों की भी मुलाकात आपकी मुलाकात, और उनमें से उमर अयूब साहब थे, चीफ ऑफ स्टाफ नईमुल हक साहब थे, मैं था, तीसरा एक कोई वजीर है जो मैं मिस आउट कर रहा हूँ नाम में, तो मैं गलत नाम दे दूँ तो वो मेरे लिए ठीक नहीं है।
तो इसमें कोई वो डेलीगेशन था, शेख मखदूम हिज हाइनेस का डेलीगेशन था। उस डेलीगेशन के तहत हम मिले थे और पीएम ऑफिस से भी फ़ोन आया था कि अगर आपकी अवेलेबिलिटी डेलीगेशन देख लें। तो वो गुनाह का काम, वो गलत काम ना उस वक्त हुआ ना आज हुआ। और अगर वो इतना बुरा आदमी था उस टाइम पर, वो इतना बड़ा क्रिमिनल था, तो फिर आईबी और बाकी एजेंसी को रोक लेना चाहिए था। तो फिर तो आप सवाल उनसे करें उस टाइम के आईबी से। सर ये बता दें कि आपने कहा इमरान खान एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, उन्होंने 190 मिलियन फाउंड का जो फ़ायदा दिया मलिक रियाज को, तो इमरान खान ने नहीं पूछा कि अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए इतनी बड़ी ज़मीन मलिक रियाज ने क्यों दी, खैरात में दी, क्या हुआ? देखिए, इमरान खान साहब को कारोबारी आदमी तो नहीं है। मैंने जैसे आपसे कहा वो भरोसा करते हैं और 42 वजीर हैं उस काबीना के अंदर। अगर 42 में से 2-3 ने रिजर्वेशन की और 39 ने उसको अप्रूव कर दिया, तो फिर एडवाइज़र के कहने पे चलता है ना। और एडवाइज़र ही बड़ी सल्तनतें और बादशाह गिरवा देते हैं, वो कभी भी बादशाह खुद नहीं होता।